हेलो। हाँ रवि बेटा बोलो। 7:30 की क्लास कहाँ था यार? अभी तो है क्लास। 7:35 PM लिखा है क्या वो? अरे वो AM है पगला, वो गलती से हो गया बाय मिस्टेक। अरे नहीं 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 भाई। हम लोग हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं 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 बच्चा सही है। 3:30। चलो चलो डाल दिया ग्रुप में। मैं तो क्लास स्टार्ट कर अच्छा हो देख, मैं मैसेज भी नहीं देखा, मैं तो बाहर चल गया था। जल्दी जल्दी में मैसेज किया ना मैं। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, अच्छा के जल्दी ग्रुप में तुम भी अपडेट मारो। तो प्रीवियस लेक्चर में जाते जाते टॉपिक एक डिस्कस किया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बाय आईपी। तो इसको एक छोटा सा नोट बताया था कि ग्रुप नंबर अगर पता है, इफ ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17 18 अगर ये ग्रुप नंबर है तो ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17 है। तो बच्चा यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8। इफ ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17, तो 1 में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 में 2, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8। ये याद रखने के लिए बोला गया था। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बाय आईपी, ठीक है, इतना चीज याद रखना पड़ेगा। अब देखो इसमें वैल्यू दिया रहेगा, टेबल मतलब डाटा दिया होगा आईपी का। एक फिगर नंबर एक टेबल नोट कर लेते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है बच्चा, एकदम लॉजिकल है। IP1, IP2, IP3, IP4, 5, IP6, इस तरह से 7 8 कुछ भी बना सकता है भाई आईपी। जो एग्जाम होंगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये जो इस टाइप के इस टॉपिक से अगर आते हैं क्वेश्चन, तो वहां पे एग्जैक्ट आईपी का वैल्यू गिवन होता है, ठीक है। बट मैं लॉजिकली बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। इस तरह का डिफरेंस देखना, अगर दिख गया तो तुमको समझ में आएगा तो आईपी क्या है। जैसे आप लोग फर्स्ट वाले में किसी एक एलिमेंट का आईपी है तो टेबल ड्रॉ कर ले दो बढ़िया से। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब ठीक है ना।
तो यहाँ फर्स्ट आईपी है भाई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20, 30, अचानक से 3000 हो जा रहा है। फिर उसके बाद ज्यादा गैप नहीं दिख रहा है, 3100, 3200, 3300, ऐसा गैप आ रहा है। ठीक है, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा ही डाटा ही मिलेगा तुमको, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन कई जगह गैप बहुत ही ज्यादा सडनली बहुत ज्यादा हाई दिखेगा। 10, 2000 ले लेते हैं डायरेक्ट प्लेट की बार में, 2100, 2200, 300, 400, 500। स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा 2000, 2100, 2200, 2300, 20,000 कर लेते हैं, 20,100, 20,200, एक और कर लेते हैं, इतना काफी। 100, 200, 300, 400, 500, 6,000। तो IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा करना क्या, लार्ज डिफरेंस देखो, किसके बीच से ज्यादा डिफरेंस? सर कोई तो अभी वेटिंग रूम में। देखो लार्ज डिफरेंस फर्स्ट वाले में किसमें मिल रहा है बच्चा? तो लार्ज डिफरेंस फर्स्ट वाले में 3rd और 4 में दिख रहा है, सेकेंड वाले में 1 और 2 के बीच दिख रहा है, थर्ड वाले में 4 और 5 के बीच दिख रहा है, फोर्थ वाले में कहाँ दिख रहा है लार्ज डिफरेंस? 5 and 6। कई लोग अभी अभी ज्वाइन हुए तो उनके लिए सरदर्दी वाला, भाई सर ये क्या बता रहे हो। तो बेटा कल का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये कल के क्लास में बता दिया था। अगर वैलेंस सेल में ग्रुप नंबर 1 है तो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 है तो 2, 13 है तो 3, 14 है तो 4, 15 का 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8। अब आईपी वैल्यू ये गिवन होता है। कई लोग बोलेंगे इसको याद रखना है, तो नहीं बचता। क्वेश्चन में आपको आईपी वैल्यू याद नहीं रखना है, बस देखना है जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 जो भी आईपी दिया है उसमें देखना है लार्ज डिफरेंस सडनली कहाँ पे ज्यादा आ रहा है। तो फर्स्ट आईपी में लार्ज डिफरेंस कहाँ पे मिल रहा है? 3 और 4 में। ऐसा ही लार्ज डिफरेंस कहाँ मिल रहा है? फर्स्ट और सेकेंड में। वैसे लार्ज डिफरेंस कहाँ पे मिल रहा है अचानक से? यहाँ 23, यहाँ 20,000 थर्ड में, और फोर्थ में कहाँ मिल रहा है लार्ज डिफरेंस? 5 और 6 में। अच्छा ये पेपर बैलेंस से लिखेंगे, ये वाला डाटा था यहाँ पे मिल रहा है। तो लार्ज डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई? फर्स्ट वाले में, बोलो। थर्ड पोटेंशियल। थर्ड वाले से, तो थर्ड के बाद से लार्ज डिफरेंस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। सेकेंड वाले में कितना होगा तो फिर बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे? 1 के बाद लार्ज डिफरेंस स्टार्ट हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। थर्ड वाले में 4। लार्ज डिफरेंस कहां से स्टार्ट हुआ? 4 से, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ वाले में 5। 5। तो कोई बड़ा चीज है क्या इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगा? सर बस इतना ही है क्या? बस इतना ही है, बस डाटा गिवन होगा 1 2 3 4 5 6, और वहां पे देखना है ज्यादा डिफरेंस कहाँ दिख रहा है। तो जो भी जहां से डिफरेंस सडनली हाई दिखा वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इससे पहले मतलब यहाँ पे हाई दिखा, उससे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इससे पहले 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन, जो थर्ड नंबर का आईपी होगा वो।
अब यहाँ पे कैसे बोल देगा, एलिमेंट बोल देगा। अगर मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन में दिया IP 1 2 3 4 5 6 का वैल्यू गिवन है 10 20 30 300 3000 3100 3200। ऑप्शन दे देता हूँ, ए सोडियम, बी एल्यूमिनियम, सी मैग्नीशियम, डी नाइट्रोजन। तो आंसर कौन सा होगा, कौन से एलिमेंट के लिए सुटेबल है डाटा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप कौन सा बच्चा, एलिमेंट नाइट्रोजन। ध्यान देना, कई लोग इसी में कंफ्यूज। ग्रुप कौन सा नाइट्रोजन का, 1। क्योंकि पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो यही लोग कंफ्यूज होते हैं। पीरियोडिसिटी चैप्टर इतना सिंपल चैप्टर है कि इजिली समझा जा सकता है और हमेशा के लिए इसमें याद रखने में भी दिक्कत नहीं है। बच्चा मार कहाँ खाता है, पीरियोडिक टेबल कई बार बोलेगा टीचर, लेकिन बच्चा याद ही नहीं करना चाहता। तो उन्हीं लोग के लिए बार बार बताना पड़ता है। सोडियम फर्स्ट ग्रुप में है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है, एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर 13 है, नाइट्रोजन का 15 है। तो 13 में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 15 में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में बताया है। तो लार्ज डिफरेंस थर्ड और फोर्थ में मिल रहा है, तो हमारा एलिमेंट वो होगा जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कौन सा है भाई, एलिमेंट एल्यूमिनियम। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो बना लोगे सब, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई सॉल्व? हो जाएगा सर। कोई बड़ा सा एकदम कंक्लूजन है क्या कि 1-2 साल लग जाएंगे इसी को समझने में? नो सर, तो अब बस हम सिंपल केमिस्ट्री सा टॉप लार्ज करेंगे। डिफरेंस देखना है। हाँ चलो अच्छी बात है, लार्ज डिफरेंस खोजो और सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से अचानक थर्ड और फोर्थ में क्यों बढ़ गया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा? अचानक से क्यों ऐसा हो जाता बताओ भाई। अगर सर अपन एल्यूमिनियम का एग्जांपल देखें तो उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन पे 2 प्रोटॉन ज्यादा फोर्स लगा के उसको पकड़ के रखे हैं, उस वजह से ये उसको भी एनर्जी सही है, निकालने में लेकिन ये भी सही है बेटा जो तुम बोल रहे हो, बट वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। कुछ और फैक्टर है इसलिए सडनली बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। आपने सोचा बहुत सही है कि जेड इफेक्ट बढ़ेगा, लेकिन जेड इफेक्ट के साथ एक और फैक्टर है। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, उसने भी तो वही कहा बच्चा, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन इसके अलावा एक और है, वो कौन सा है वही आपको देखना है। रेडियस, और सोचो, सबसे बड़ा स्टेबिलिटी वाला जेड फैक्टर, इफेक्ट। सबसे बड़ा स्टेबिलिटी वाला फैक्टर वहां पे आ जाता है। और एलिमेंट में सबसे बड़ा जेड स्टेबिलिटी इफेक्टिव। वाला फैक्टर कौन सा था, ये नहीं होता। मेन सभी एलिमेंट किस चीज के कारण स्टेबल होना चाहते हैं, क्या नोबल गैस करेंगे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। होंगे? वेरी गुड, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मारामारी होता है। तो अब देखो मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, शायद कुछ समझ में आया। आप बता सकते हो कोई? यस क्या? सर, सोडियम ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है, इसलिए उससे वेरी एक गुड। इलेक्ट्रॉन लगाने में ज्यादा एनर्जी लगेंगे। बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एटॉमिक नंबर 2 मतलब 11 है, तो इलेक्ट्रॉन के होंगे फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और लास्ट में 1। एक इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चा? आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। और जो भी 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में रखेगा, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, जो भी एलिमेंट अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो वो होता है हाईली स्टेबल। जैसे कि नोबल गैस, जैसे कौन से एलिमेंट भाई, नोबल गैस। तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, आईपी कुछ भी है, ठीक है। सेकेंड जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो कहां से निकलेगा,
ऑक्टेट से निकलेगा। कहां से निकलेगा? ऑक्टेट से, मतलब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और ये वाला चीज बहुत ज्यादा स्टेबल होता है भाई। पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट बस यही करना चाहते हैं कि अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैनेज करना। जिन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर सेल में रख लिया, 8 से कम रखा या 8 से ज्यादा रखा, तो वो अनस्टेबल। अगर 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं आउटर सेल में, तो वो सबसे ज्यादा हो जाते हैं स्टेबल और बन जाते हैं भाई साधु संत पूरे पीरियोडिक टेबल में। जैसा कि नोबल गैस, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई रिएक्शन देता है क्या नोबल गैस में? एक जिनॉन को छोड़, वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, बाकी सभी नोबल गैस लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। नोबल गैस क्या होते हैं? लिस्ट रिएक्टिव, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। कोई एलिमेंट कुछ भी करे, कोई भी कहीं की भी रिएक्शन करे, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बच्चा? तो वैसे ही ऑक्टेट से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का टेंडेंसी, ध्यान देना, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का टेंडेंसी को ही बोला गया ऑक्टेट। तो जब ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उस समय बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपने आप को कर लेता है हाईली स्टेबल, ठीक है ना, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो फिर भैया वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए सडनली बहुत लार्ज डिफरेंस मिलता है। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं भाई? तो जैसे वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो जाता है? इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यही नोट करने वाले, बिकॉज after removal of valence shell electron, after removal of valence shell electron, the octet of an element, the octet of an element is completed. The octet of an element is completed after removal of valence shell electron. The octet of an element is completed. Hence, high energy required to remove high energy. बेटा किसी का माइक ऑन है? बंद कर लो बिल्कुल। High energy required to remove, कहाँ पे लिखे? High energy required to remove of an electron from या from outer cell। तो ये है एक्सप्लेनेशन। जैसे ही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। और उस कंप्लीशन के कारण ही हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगा टू रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल। क्लियर है बच्चा? नोट डाउन कर लो अब। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए भाई। करना कुछ नहीं है, डाटा दिया, देखना है डिफरेंस कहाँ पे। तो 3rd 4 में डिफरेंस तो 3, 1 2 में डिफरेंस तो 1, 4 5 में डिफरेंस तो 4, वैसे 5 और 6 में डिफरेंस तो 5। क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकला, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट सोडियम का। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है, वो रिमूव कहाँ से हो रहा है? ऑक्टेट से रिमूव हो रहा है। और भैया कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देता, और तुम निकालना चाहते, एलिमेंट बोल रहा है नहीं भाई हम देना नहीं चाहते, और तुम बोल रहे नहीं हमको लेना ही इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे भाई? बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा तुमसे, सोडियम के ऑक्टेट से लड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तब जाके रिमूव होता है। तो इसलिए IP1 IP2 अगर सोडियम एलिमेंट की बात करो तो लार्ज डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो रिमूव होते ही ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो ये लिखा जाएगा बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्टेट करना, फ्रॉम द ऑक्टेट ऑफ एन एलिमेंट। एक मिनट सर, ठीक है दूसरे स्टेप में, आफ्टर रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन द ऑक्टेट
of an element is completed, hence high energy required to remove of an electron from outer cell. तो ये था सिंपल सा लॉजिक इसके पीछे एस और पी ब्लॉक के लिए, ठीक है ना। डी ब्लॉक पे अप्लाइड नहीं होगा ये, ठीक है। डी ब्लॉक के क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे। जनरली जो भी क्वेश्चन मिले हैं और देखे गए हैं वो एस और पी ब्लॉक से ही मिलते हैं इसमें, क्योंकि इन्हीं से ज्यादा एक्यूरेसी मिलता है इनके क्वेश्चन में। इस टाइप का ज्यादा डिफरेंस मिलता है एनर्जी गैप में। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कौन से नंबर का, 5th या 4th? स्टेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस ऑन एंथैल्पी। ठीक है, 5th में नोट करो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी बड़ा सिंपल सा है भाई, गेन एंथैल्पी। ये पूरा चैप्टर ही बड़ा सिंपल सा है। बस एक्सप्लेनेशन अच्छे से याद रखोगे तो। एंथैल्पी के लिए H, गेन के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए E, गेन के लिए G। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा E G से। 7:30 बोली तो शाम को फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ। ये क्या हुआ शाम को एकदम से? कौन है बच्चा? जल्दी जाना। हेडिंग नोट करो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हेडिंग नोट करो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो नाम से कुछ पता चल रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, एफिनिटी को बाद में देखते हैं क्या होता है। तो नेम से कुछ पता चल रहा है। एंथैल्पी में चेंज होगा, क्यों होगा? नाम जैसा है वैसे ही इसका डेफिनेशन भी आने वाला है भाई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो क्यों होगा ऐसा? ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम। सोचो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, बोलो बच्चों। तो नाम से सोचा करो ना भाई, गलत होगा तो गलत होगा, ये पढ़ाई थोड़ी है भाई। से नंबर ऑफ Mistake ही ना इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट शेल में इंक्रीज हो रहे होंगे। हाँ, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। कैसे इंक्रीज हो सकता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो भाई आउटर सेल में? बोलो। इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। से वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन कब तक ऐड होता है? जब तक उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो जाए। ये भी एक एक्सप्लेनेशन है, बट जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कराया जा सकता है, ठीक है ना भाई। अगर लेकिन एलिमेंट अपने खुद से बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन उतना ही ऐड करेगा जब तक उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो अब देखो ऑक्सीजन का एटम था भाई, ऑक्सीजन का एटम है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे प्रोटॉन पहले यहाँ पे चलो वो सब छोड़ो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ। प्रोटॉन यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 था, पहले इलेक्ट्रॉन भी कितना 8, यही होता है भाई। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहा हूँ तो क्या होगा भाई? ऑक्सीजन किसमें चल जाएगा? एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन किसमें चल जाएगा बताओ? एक इलेक्ट्रॉन कोई ऐड करेगा तो किसमें चल जाएगा वो? ऑक्सीजन माइनस बना लेगा, आयन लिखा हुआ है बोर्ड में, देख के भी नहीं बोल पा रहे कई स्टूडेंट हमारे। तो 8 प्रोटॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 9 इलेक्ट्रॉन। फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊंगा तो ऑक्सीजन जो माइनस है वो किसमें बन जाएगा? ऑक्सीजन 2 माइनस। किसमें चल जाएगा बच्चा वो? ऑक्सीजन 2 माइनस। तो कितने प्रोटॉन होंगे यहाँ पे? प्रोटॉन तो उतने का उतना ही है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भाई? 10 बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएगा भाई। तो भाई सिंपल सा है, डेफिनेशन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द
amount of energy released or absorbed. The amount of energy released or absorbed. कब बच्चा? आपका एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. अब ये इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में ऐड होगा या इनर सेल में ऐड होगा, बताओ जल्दी. आउटर सर. आउटर Outer. से आउटर सेल में, क्योंकि पहले कहीं जाओगे ऐड करावे तो पहले आउटर सेल से टकराओगे ना आप. तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब, रिलीज भी होगा या एब्जॉर्ब, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है. तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब आफ्टर एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन in outer cell of an isolated state of gaseous state of atom is called electron gain enthalpy. क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, ध्यान देना, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं एनर्जी रिलीज हो सकता है या एब्जॉर्ब. ऑक्सीजन के केस में रिलीज होता है, किस केस में रिलीज होगा एब्जॉर्ब होगा बताएंगे. तो उसको बोलेंगे क्या? डेल्टा एच Ag1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी. रिलीज हो रहा है तो इसलिए -E. सेकेंड टाइम ऐड कराने पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है हमेशा किसी भी इलेक्ट्रॉन में. सेकेंड टाइम जब इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब, तो इसलिए प्लस करवा रहा हूं. एनर्जी ऐड हो रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये क्वेश्चन भी बनता है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Eg1 ये नेगेटिव या फिर पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट सेकेंड हमेशा क्यों नेगेटिव होगा ये बताएंगे अभी हम. ठीक है ना, पहले डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं. हमेशा पॉजिटिव होगा तो क्यों? ठीक है, ये 2 मार्क्स का बोर्ड के लिए क्वेश्चन भी बनता है. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लियर, जैसा नाम है वैसा ही डेफिनेशन है भाई. क्या है भाई? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सा भाई? रिलीज और एब्जॉर्ब. कब भाई? व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन ही ऐड होता है. व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन एडेड, कहां पे होगा भाई? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू, किस जगह पे ऐड होगा बच्चा? हाँ, एडेड इनटू आउटर मोस्ट सेल in isolated gaseous state of atom या फिर element is called electron affinity. और इसी टाइम and at the time change in enthalpy, at the time change in enthalpy is called electron gain enthalpy. At the time change in enthalpy is called electron gain enthalpy. क्लियर है बच्चा? तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो सेकंड. देखो मैंने साइड से बनाया, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा. क्यों? क्लियर है? साइड का देखो ऑर्डर मैंने पहले स्मॉल स्फेरिकल फिर थोड़ा सा बड़ा फिर और बड़ा स्फेरिकल बनाया. क्लियर है? क्यों? क्लियर है ना भाई? O2 -1 O2 2 -1 किसका रेडियस बड़ा होगा? पढ़ चुके हो ना, सेम एलिमेंट है नेगेटिव चार्ज तो रेडियस बड़ा होगा. चलो नोट करो जल्दी से इसको.
कुछ नहीं भाई, डायग्राम में ऑक्सीजन एटम मैंने मान के चला, ये एटम जो है वो ऑक्सीजन का है, तो भैया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मेरे ख्याल से याद रखना पड़ता है बच्चे लोग, जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, चार्ज नहीं होता तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। दिख रहा है +1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उस समय एनर्जी रिलीज होगा, तो ऐड होगा तो एटम का साइज बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस हमने पढ़ाया है भाई, जेड इफेक्टिव कम होता है। फिर यहाँ +1 इलेक्ट्रॉन लिखा है तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 9 से हो गया 10, प्रोटॉन उतना ही है तो ये बन गया 2-, एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 1- लगेगा, 2 बार ऐड हुआ तो 2- लगेगा, अगर 3 टाइम्स ऐड हुआ तो 3- लगेगा। उस समय एनर्जी होता है एब्जॉर्ब, इसलिए +1। कौन सा बड़ा चीज बताया गया यहाँ पे, जैसा दिख रहा है वैसा ही एक्सप्लेन किया गया भाई, बस बोला गया पहले छोटा गोला बड़ा गोला उसके बाद एकदम बड़ा गोला। क्यों? क्योंकि एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो रेडियस बढ़ता है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये ऐसा क्यों है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में नोट करके स्पेशली, the value of first electron gain enthalpy, the value of first electron gain enthalpy, the value of first electron gain enthalpy is maybe positive or negative, ठीक है। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ΔHEG कर लेता हूं, इज ऑलवेज पॉजिटिव, so that means इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट की बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड ये क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्रोसेस पूछ लेता है पहले, तो प्रोसेस क्या होगा, एंडो या एक्सो आपको बताना है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और एक होता है एक्सोथर्मिक। कई लोग ये नाम पहले से सुन लिए होंगे, कई लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा। ये क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इस समय प्रोसेस पूछेगा। तो सबसे पहले एंडो और एक्सो वर्ड सुने हो क्या कभी लाइफ में? यस सर, हीट Yes, एब्जॉर्ब sir. हीट एंडो एक्सोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक में क्या होता है भाई, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। एनर्जी एनर्जी एब्सॉर्ब। तो सेकेंड प्रोसेस हमेशा कौन सा होगा भाई, एंडो या एक्सो? एंडो एंडो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है ना, बिकॉज एनर्जी एब्सॉर्ब, ये चीज याद रखना। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमेशा प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक, मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब। फर्स्ट में एंडो भी हो सकता है एक्सो भी हो सकता है, तो प्रोसेस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ΔH। अच्छा, प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, ये ΔH है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ΔH पॉजिटिव, ΔH नेगेटिव, ΔH पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, जैसा कि नीचे बताया हूं, पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक क्या होता है इसमें, तो एक्सोथर्मिक जनरली होता है नॉन मेटल के लिए। किसके लिए है, नॉन मेटल, ये याद रखना है। और ये किसके लिए होता है भाई, नोबल गैस एंड सम मेटल, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव हुआ तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पॉजिटिव हुआ तो एंडोथर्मिक, बट सेकेंड ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा, और ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ये याद रखना। अब बात करते हैं ऐसा क्यों, यहां तक नोट करो फिर बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है भाई।